क्या आप यकीन कर सकते हैं कि बचा हुआ खाना एक सिद्धांतवादी अरबपति को हमेशा के लिए बदल सकता है? वह एक कठोर, अनुशासित और सख्त अरबपति थे जो अपनी हवेली में किसी भी नियम को तोड़ने वाले को कभी माफ़ नहीं करते थे। लेकिन सिर्फ एक रात में उन्होंने अपनी नौकरानी को चुपके से रसोई से खाना बाहर ले जाते हुए देख लिया। बिना एक शब्द कहे वह चुपचाप उसका पीछा करते रहे, एक सनसनीखेज बर्खास्तगी की तैयारी में। लेकिन सिर्फ 24 घंटे बाद एक सच्चाई सामने आई, और वह आदमी जो सोचता था कि वह सब कुछ समझता है, बारिश में स्तब्ध खड़ा था। एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि अगले दिन जो कुछ उसने देखा उसने उसे अवाक कर दिया था। आइए इस भावनात्मक कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। कार की विंडशील्ड पर बारिश की बूंदों की टिप टिप आवाज़ वाइपर की एक समान लय के साथ मिलकर एक लंबे दिन के बाद थके हुए इंसान की दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। विक्रम सिंह ने अपनी चमकदार काली मर्सिडीज का स्टीयरिंग व्हील हल्के से पकड़ा जब गाड़ी मुंबई के जुहू के पॉश इलाके में स्थित उनकी हवेली की ओर जाने वाली पत्थर की सड़क पर मुड़ी। रात हो चुकी थी, रेशम जैसी पतली बारिश की चादर बगीचे की हर रोशनी पर फैली हुई थी, जिससे पीली रोशनी परावर्तित हो रही थी और पूरा माहौल अजीब तरह से शांत लग रहा था। विक्रम सिंह आमतौर पर देर से घर नहीं आते थे, लेकिन आज शेयर धारकों की बैठक उम्मीद से ज्यादा लंबी और तनावपूर्ण चली। संख्याएं, रिपोर्टें और बहस की आवाज़ें अभी भी उनके दिमाग में गूंज रही थीं, जिससे उनकी थकी हुई आंखें बंद नहीं हो पा रही थीं। 55 साल की उम्र में शक्ति नियंत्रण और चतुर रणनीतियों के आदि विक्रम सिंह को लगा कि अब कुछ भी उन्हें आश्चर्यचकित नहीं कर सकता। लेकिन आज रात कुछ अलग था। उन्होंने कार का इंजन बंद किया, दरवाज़ा खोला और बाहर निकले। बारिश थम गई थी। केवल पत्तियों से पत्थर के फर्श पर पानी की छोटी छोटी बूंदें गिर रही थीं। रात में उनके कदमों की आवाज़ हल्की लेकिन अधिकारपूर्ण थी। वह हमेशा की तरह सीधे बड़े हॉल में जाने वाले थे, लेकिन पीछे के गेट की तरफ एक हल्की सी हलचल ने उन्हें रोक दिया। उनकी तेज नज़रों ने जो एक पल में बाजार के उतार चढ़ाव को भांप लेती थीं, अब एक लड़की की छवि को पकड़ लिया जो घर के पीछे की ओर दबे पांव चल रही थी। हाथ में एक बड़ा प्लास्टिक का थैला कसकर पकड़े हुए थी, जिसके अंदर शायद लंच बॉक्स या कुछ खाना सावधानी से पैक किया हुआ था। प्रिया, उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी। घर की सबसे युवा नौकरानी, चुपचाप और समय की पाबंद, जिसने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की थी। पिछले 2 सालों से प्रिया उनकी स्टडी टेबल पर रखी स्विस घड़ी की तरह नियमित रूप से काम कर रही थी। न वेतन वृद्धि की मांग, न छुट्टी का अनुरोध, न कोई स्कैंडल हो। एक ऐसी व्यक्ति जिस पर उन्होंने लगभग कभी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इस समय हाथ में खाने का थैला लेकर वह पिछले गेट पर क्यों दिखाई दी? विक्रम सिंह गैरेज के पास अंधेरे में पीछे हटकर देखने लगे। पिछला गेट एक छोटी सी गली में खुलता था, जो एक संकरी सड़क से जुड़ती थी, जहां से डिलीवरी वाले कारीगर और 2 नौकरानियां अक्सर आते जाते थे। सुरक्षा गार्ड की धुंधली रोशनी बारिश के पानी से भीगे ईंटों के फर्श पर पड़ रही थी। प्रिया लोहे के गेट के सामने रुकी। चारों ओर ऐसे देखा जैसे उसे डर हो कि कोई उसे देख लेगा। कुंडी खोलते समय उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा थोड़ा खोला, बाहर से एक छोटा सा साया अंदर घुस आया। लगभग 12 साल का एक दुबला पतला लड़का, बारिश के पानी से भीगे बाल, बड़ी बड़ी आंखें खाने के थैले पर इस तरह टिकी थीं जैसे इस दुनिया में वही एकमात्र चीज़ थी जिसकी उसे परवाह थी। पुराना ढीला ढाला कोट, घुटनों से फटी जीन्स, टूटी हुई प्लास्टिक की चप्पलें। लड़का कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा रहा, दोनों हाथ आपस में बांधे हुए। प्रिया ने धीरे से झुककर थैला खोला। एक गर्म खाने का डिब्बा,
कुछ केले, ब्रेड का एक टुकड़ा, दूध का एक डिब्बा। उसने लड़के को दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में स्नेह और चिंता दोनों थे। लड़के ने उसे एक खजाने की तरह लिया, थैले को कसकर पकड़ लिया और फिर सिर उठाकर कुछ फुसफुसाया। प्रिया ने सिर हिलाया, धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर उसे धीरे से छोटी गली की ओर धकेल दिया। गेट बंद हो गया। वह पीठ मोड़कर जल्दी से घर के अंदर चली गई, इस बात से अनजान कि अंधेरे से एक जोड़ी आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। विक्रम सिंह चुपचाप खड़े रहे। हल्की हवा ने उनके वेस्टकोट के किनारे को गीला कर दिया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनका दिमाग घूम रहा था। प्रिया हर रात एक आवारा बच्चे के लिए बचा हुआ खाना बाहर ले जाती है। उनके घर में सब कुछ नियंत्रित था। आयातित शराब की हर बोतल, निजी शेफ द्वारा तैयार किया गया हर व्यंजन, यहाँ तक कि सुरक्षा कर्मचारियों के लिए समय सारिणी भी। इस घर में किसी को भी नियमों के बाहर कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। तो प्रिया ने ऐसा करने की हिम्मत क्यों की? और वह लड़का कौन था? उसका चेहरा भीख मांगने वाले बच्चों जैसा नहीं था, नहीं पूरी तरह से सड़क छाप। उसकी आंखों में कुछ बहुत अलग था, जैसे विश्वास, जैसे अपनापन, जैसे उन दोनों के बीच कोई जुड़ाव हो। विक्रम सिंह मुड़े, लेकिन घर में नहीं गए। इसके बजाय वह सुरक्षा नियंत्रण कक्ष की ओर जाने वाले छोटे रास्ते पर मुड़ गए। कंट्रोल स्क्रीन पर पासवर्ड टाइप करते हुए उन्होंने पीछे के गेट के कैमरे की रिकॉर्डिंग को रिवाइंड किया। तस्वीर साफ थी। प्रिया दरवाज़ा खोलती है, लड़का आता है, खाना देता है, विदा लेता है। जैसे एक दोहराया जाने वाला अनुष्ठान। उन्होंने कल रात की रिकॉर्डिंग देखी। वही दृश्य, उससे पहले की रात भी वही, लगातार 4 रातें, शायद उससे भी ज़्यादा। हमेशा रात के लगभग 8:00 बजे, हमेशा अकेली प्रिया, हमेशा वही लड़का, हमेशा खाने का थैला। वह स्क्रीन के सामने चुपचाप बैठे रहे, हाथ ठुड्डी पर, आंखें बिना झपकाए। वह कौन है? छिपाने की क्या ज़रूरत है? और अगर उन्हें पता नहीं चलता तो वह कब तक ऐसा करती रहती? उन्हें प्रिया के साथ हुई दुर्लभ मुलाकातों की याद आई। सुबह हल्का सा सिर हिलाकर नमस्ते करना, रसोई में चुपचाप बर्तन धोना, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि किसी के मामले में दखल न दे। एक अदृश्य व्यक्ति अब वह व्यक्ति बन गई थी जिस पर वह सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। उनके मन में एक अजीब सी भावना घर कर गई, न गुस्सा न संदेह। ये जिज्ञासा थी, ये शक था, या शायद थोड़ी सी बेचैनी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जिस दुनिया को वह अपनी मुट्ठी में समझते थे, उसमें भी ऐसे कोने थे जो कभी सामने नहीं आए थे। विक्रम सिंह कुर्सी पर पीछे टिक गए। उनकी आंखें स्क्रीन पर आखिरी छवि पर टिकी थीं। प्रिया ने दरवाज़ा बंद करने से पहले लड़के के बालों पर हाथ फेरा था। एक कोमल, प्यार भरा कार्य जो उन्होंने अपनी दुनिया में बहुत कम देखा था। कई सालों में पहली बार उन्हें यकीन नहीं था कि क्या सही है, क्या गलत। लेकिन एक बात वह निश्चित रूप से जानते थे, कल वह व्यक्तिगत रूप से इसका पता लगाएंगे। और इस बार कैमरे के माध्यम से नहीं, शक्ति के माध्यम से नहीं, बस एक सरल लेकिन दुर्लभ चीज के माध्यम से जो वह वास्तव में देखना चाहते थे। अगली सुबह सुबह की धूप पर्दे के माध्यम से अंदर आई। दूसरी मंजिल पर स्टडी रूम में छत तक ऊंची कांच की खिड़की पर फैल गई। पीली रोशनी दीवार पर लगी पुरानी घड़ी पर पड़ी जिसमें 7:15 बज रहे थे। नीचे रसोई में बर्तनों की खनक, दबे पांव चलने की आवाज और भुनी हुई कॉफी की हल्की महक पूरी हवेली में फैल गई। विक्रम सिंह अभी भी अपनी स्टडी टेबल के सामने अकेले बैठे थे। हाथ में रखी ब्लैक कॉफी ठंडी हो चुकी थी। पिछली रात वह लगभग सोए नहीं थे।
कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने के बाद से प्रिया और उस लड़के की छवि उनके दिमाग में एक मूक फिल्म की तरह बार बार घूम रही थी। उस लड़के की आंखें उनके दिमाग से नहीं निकल रही थीं। जिस तरह से वह प्रिया को देख रहा था उसमें एक खामोश आलिंगन था जिसने उन्हें असहज कर दिया था। उनके साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ। उन्हें अपने ही घर में इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता था। कमरे के दरवाजे पर 2 बार हल्की दस्तक हुई। ये लक्ष्मी थी, हाउसकीपर, जो उनके लिए 15 साल से अधिक समय से काम कर रही थी। सर, नाश्ता। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। कॉफी का कप मेज पर रखा। नाश्ते के बाद प्रिया को यहाँ भेजना। मुझे कुछ पूछना है। लक्ष्मी ने पलकें झपकाईं। कुछ और नहीं पूछा, लेकिन जब वह मुड़ी तो उसकी आंखों में एक सतर्कता की किरण थी। उसने कल रात प्रिया को रसोई में कुछ करते हुए देखा था। सोचा था कि देर से सफाई कर रही है। यह पहली बार भी नहीं था। नाश्ते के दौरान विक्रम सिंह ने लगभग किसी भी व्यंजन को नहीं छुआ। लक्ष्मी ने अंडे, टोस्ट, फल और पोहा सब कुछ परोसा था, लेकिन उन्होंने केवल कुछ घूंट गर्म चाय पी। उनके मन में प्रिया का नाम अब एक धुंधली नौकरानी का नहीं था। उसका एक रहस्य था, और वह रहस्य उसी स्थान पर था जिसे वह नियंत्रित करते थे। यह बात उन्हें असहज और भी अधिक उत्सुक कर रही थी। सुबह 9:00 बजे के करीब प्रिया को कार्यालय में लाया गया। उसने सफेद शर्ट की वर्दी पहन रखी थी। बाल बड़े करीने से बंधे थे। हाथों के किनारे को कसकर पकड़े हुए थे। आंखों में चिंता थी। नमस्ते सर, बैठो। विक्रम सिंह ने सामने की कुर्सी की ओर इशारा किया। उनकी आवाज अभी भी स्थिर और हल्की थी, लेकिन हमेशा की तरह एक अंतर्निहित आदेश था। प्रिया बैठ गई। आंखें सीधे नहीं देख रही थीं। तुम यहाँ कितने समय से काम कर रही हो? 2 साल से ज्यादा सर। 2 साल मतलब लगभग 700 रातें हैं ना? उन्होंने होंठ सिकोड़े हाथ मेज पर रखे। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। जी, उन 700 रातों में कितनी रातें तुम खाने का थैला लेकर पिछले गेट पर गई हो? उनकी आवाज अचानक धीमी हो गई। प्रिया चौंक गई। उसके हाथ आपस में कस गए, होंठ कस कर भिंच गए। मैं माफी चाहती हूं सर। मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए नहीं पूछा। उन्होंने बात काट दी। उनकी आंखें गंभीर थीं। मैं पूछ रहा हूं कि तुमने ऐसा कितनी बार किया है? बहुत बार सर। लगभग हर रात मैं ले जाती थी। कमरे में हवा भारी हो गई। सुबह की रोशनी जैसे कांच के दरवाजे के बाहर ही रुक गई थी। विक्रम सिंह कुर्सी पर पीछे टिक गए, दोनों हाथ आपस में गूंथ लिए। वह लड़का कौन है? प्रिया चुप रही। मैं पूछ रहा हूं, खाना लेने वाला लड़का कौन है? वह मेरा भाई है। उसका नाम रोहन है। वह 11 साल का है। उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई, जैसे उसे डर हो कि वह आवाज उस नाजुक शांति के खोल को तोड़ देगी जिसे उसने पिछले 2 सालों से बनाया था। मेरी माँ बहुत बीमार है। देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं काम नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह घर पर माँ की देखभाल करता है। मैं बस थोड़ा बचा हुआ खाना ले जाती थी ताकि दोनों का गुजारा हो सके। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं किसी से कुछ मांगना नहीं चाहती थी, परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा कि बस तनख्वाह और छुट्टी के समय से मैं खुद सब कुछ संभाल लूंगी। क्या तुम जानती हो कि अगर दूसरों को इस बारे में पता चलता तो तुम्हारी नौकरी जा सकती थी? प्रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखों में चमक थी। यह भीख नहीं थी, यह घायल आत्मसम्मान था। मैं जानती हूं, लेकिन मैंने कुछ चुराया नहीं है। मैं केवल बचा हुआ खाना ले जाती थी जिसे रसोई में फेंक दिया जाता। मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ गलत करती हूं तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मुझे डर है कि मेरी माँ इस साल की बारिश नहीं झेल पाएगी। पहली बार विक्रम सिंह के पास तुरंत कोई जवाब नहीं था।
उन्होंने अपने सामने बैठी लड़की को देखा, युवा चेहरा, लेकिन आंखों में समय के निशान थे। कोई मेकअप नहीं, कोई नाटक नहीं, केवल नग्न और खामोश ईमानदारी। वह उठे, मेज के पीछे से चलकर खिड़की के पास गए, नीचे बगीचे को देखा जहां कल रात वह लड़का बारिश में खड़ा था। उन्हें याद आया कि कैसे वह लड़का भीख नहीं मांग रहा था, बस वहां अपनी आंखों में खामोशी लिए खड़ा इंतजार कर रहा था, जैसे एक छोटा सैनिक अपने जीवन की आखिरी उम्मीद की रखवाली कर रहा हो। वह वापस मुड़े। अगर मुझे पता नहीं चलता तो तुम इस बात को कब तक छिपाती रहती? जब तक तुम्हारी माँ ठीक नहीं हो जाती, या जब तक तुम में और ताकत नहीं बचती। और अगर घर में किसी ने देख लिया होता, अगर लक्ष्मी जी से पहले किसी ने मुझे बता दिया होता, तो तुम जोखिम जानती थी, लेकिन तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं था। विक्रम सिंह कुछ देर चुप रहे। कोई कुछ नहीं बोला। कमरा इतना शांत हो गया कि बालकनी के बाहर पेड़ों से गुजरती हवा की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। अंत में उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। तुम बाहर जाओ, फिलहाल इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। प्रिया उठी, सिर झुकाया। जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सोचने की ज़रूरत है। अगली बार छिपने के बजाय दरवाज़ा खटखटाना। वह दरवाजे के हैंडल के पास रुकी। धन्यवाद सर। फिर बाहर निकल गई, धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। जब कमरे में केवल वह अकेले रह गए, विक्रम सिंह अपनी मेज़ पर वापस आए, बैठ गए। लेकिन इस बार उन्होंने लैपटॉप नहीं खोला। उन्होंने अपने सामने एक सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा रखा, कलम उठाई। पहली कुछ पंक्तियां लिखते समय उनका हाथ थोड़ा कांप रहा था। ये कोई अनुबंध नहीं था, कोई निवेश रिपोर्ट नहीं थी, बस एक ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ शब्द थे जिसे वह कभी अदृश्य मानते थे। लेकिन कल रात वह पहले से कहीं ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई दी थी, और वह जानते थे कि यह केवल एक बदलाव की शुरुआत थी, न केवल प्रिया नाम की नौकरानी के लिए, बल्कि शायद खुद उनके लिए भी। बाहर धूप तेज हो गई थी, खिड़की के शीशे से परावर्तित होकर स्टडी रूम के कोने को रोशन कर रही थी, जहां पहली बार विक्रम सिंह ने एक बात स्पष्ट रूप से देखनी शुरू की थी कि सभी मूल्य बैलेंस शीट पर नहीं होते। कुछ चीजें केवल तभी देखी जा सकती हैं जब हम वास्तव में देखना चाहें। दोपहर खामोशी में बीत गई। विक्रम सिंह की आलीशान हवेली में माहौल सुबह से ही जैसे जम गया था। जब प्रिया लाल आंखों और एक खामोश सिर हिलाने के साथ स्टडी रूम से निकली, तो हर कोई काम करता रहा, पोंछा लगाता रहा, हमेशा की तरह खाना परोसता रहा, लेकिन किसी ने भी हमेशा की तरह हंसने या जोर से बात करने की हिम्मत नहीं की। लक्ष्मी पुरानी हाउसकीपर को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन उसने पूछा नहीं। इस घर में चुप्पी कभी कभी जीवित रहने का सबसे सुरक्षित तरीका थी। विक्रम सिंह पूरी दोपहर अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकले। उन्होंने मेज पर पड़े अनुबंधों के पन्ने पलटे, लेकिन एक भी शब्द नहीं पढ़ सके। उनकी आंखें कभी कभी कमरे के कोने में लगे सुरक्षा निगरानी प्रणाली के काले स्क्रीन पर रुक जाती थीं। एक रात, फिर 2 रातें, फिर 3 रातें प्रिया की छव्य उनकी याद में नियमित रूप से उन मील के पत्थरों की तरह दिखाई देती थी जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। अंत में वह उठे, स्क्रीन चालू करने के लिए आगे बढ़े, कीबोर्ड पर अपनी उंगली से हल्के से टैप किया और पासवर्ड डाला। स्क्रीन पर छोटे छोटे बक्से दिखाई दिए जो हवेली के चारों ओर विभिन्न कैमरा एंगल रिकॉर्ड कर रहे थे। मुख्य द्वार, पिछला आंगन, रसोई, गैरेज, तीसरी मंजिल का गलियारा। लेकिन उन्हें इन सब की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने हवेली के पीछे के कैमरे से वीडियो फुटेज को रिवाइंड करना चुना, जहां एक काले लोहे का साइड गेट गली में खुलता था। उन्होंने 3 दिन पहले का समय रिवाइंड किया, 2014, एक
परछाई दिखाई दी। ये प्रिया थी, वही दुबला पतला शरीर, सादा जूड़ा पतला कोट पहने हुए, हाथ में वही जाना पहचाना खाने का थैला। उसने साइड गेट खोला, कुछ फुसफुसाते हुए झुकी और फिर एक छोटी सी परछाई अंदर आ गई। वह लड़का था। वे कुछ मिनटों तक वहां खड़े रहे। कोई असामान्य व्यवहार नहीं, केवल आदान प्रदान था। कुछ बहुत पुराना लेकिन बहुत वास्तविक, परिवार का प्यार। उन्होंने रिवाइंड करना जारी रखा। उससे पिछली रात भी वही नज़ारा था, फिर उससे भी पिछली रात, फिर 4 5 6 रातें, यहाँ तक कि 10 रातें भी। हर रात एक ही समय, एक ही जगह, एक ही क्रिया, एक अनुष्ठान, एक आदत, कुछ इतना ज़रूरी कि उसे न करना असंभव था। नौकरी से निकाले जाने के जोखिम के बावजूद उन्होंने वीडियो रोक दिया। स्क्रीन पर लड़के की आंखें साफ दिख रही थीं। प्रिया के हाथ से थैला लेते समय उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वह दिन का एकमात्र भोजन प्राप्त कर रहा हो। भीख मांगने वाली कोई नजर नहीं थी, कुछ भी दयनीय नहीं था, केवल सम्मान था। वह इतनी देर तक देखते रहे कि स्क्रीन की रोशनी उनके चेहरे पर छप गई, जिससे उनके गाल पीले पड़ गए, लेकिन उनके दिल में कुछ जोर से हिलने लगा था। वह सोचते थे कि वह हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं, संख्याएं, अनुबंध, कर्मचारी, यहाँ तक कि एक बातचीत में सांस लेने का तरीका भी। लेकिन आज एक खामोश नौकरानी और एक दुबले पतले बच्चे ने उन्हें एहसास दिलाया था कि उनकी नाक के नीचे ऐसी चीजें हो रही थीं जिनसे वह पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। मेज पर फोन धीरे से वाइब्रेट हुआ। लक्ष्मी का संदेश था। सर, प्रिया अपनी माँ की देखभाल के लिए जल्दी घर जाने की इजाज़त मांग रही है। उन्होंने कुछ देर संदेश को देखा, जवाब नहीं दिया। उन्होंने दराज खोली, एक मोटा कोट निकाला। 10वीं रात का दृश्य देखने के बाद से उनके दिमाग में एक निर्णय स्पष्ट रूप से बन गया था। वह उसका पीछा करेंगे, कैमरे से नहीं, शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी आंखों से। जब विक्रम सिंह हवेली से निकले तो शाम हो रही थी। वह कार से नहीं गए, वह घर के पीछे की छोटी गली से पैदल चले, एक गहरे रंग का कोट पहने, एक बेसबॉल टोपी लगाए, पैरों में पुराने जूते। वह अब एक करोड़पति सीईओ की तरह नहीं लग रहे थे जो एक मीटिंग से बाहर आया हो, बल्कि एक सामान्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह, शायद एक खोए हुए व्यक्ति की तरह। वह गली के कोने पर एक पेड़ के पीछे छिप गए। साइड गेट से आने वाली रोशनी इतनी थी कि वह साफ देख सकें। प्रिया फिर से प्रकट हुई, हाथ में गर्म खाने के डिब्बे और ब्रेड के कुछ स्लाइस वाला थैला। इस बार ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। लड़का गली के दूसरी तरफ से आया, वही पुराना ढीला ढाला कोट, दुबला चेहरा। अपनी बहन को देखकर आंखें चमक उठीं। उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उस दूरी से विक्रम सिंह ने वह देखा जो कोई भी कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। एक हाथ का स्पर्श, एक कोमल नजर, खामोशी में रहने के आदि दो लोगों के बीच एक मौन। लड़के ने थैला गले से लगाया, सिर हिलाया और फिर मुड़कर चला गया। वही गली, वही छोटी सी परछाई भूरी दीवारों के बीच। विक्रम सिंह ने गहरी सांस ली और पीछे चल दिए। लड़का बहुत तेज नहीं चल रहा था। 2 मोड़ पार करके एक छोटे से लकड़ी के पुल को पार किया जो एक काले गंदे नाले के ऊपर बना था। दोनों तरफ कचरा तैर रहा था, बदबू की लहरें उठ रही थीं। विक्रम सिंह को अपनी सांस रोकनी पड़ी, घृणा के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी ऐसी जगह पर कदम नहीं रखा था। गली के अंत में लड़का एक निचले, एक मंजिला घर में मुड़ गया। दीवारें उखड़ी हुई थीं, लोहे का दरवाजा ढीला था, टिन की छत पर धब्बे थे। एक तरफ बरामदे में घरेलू कचरे का ढेर था,
जो अभी तक नहीं फेंका गया था, जिससे फफूंदी की बदबू आ रही थी। विक्रम सिंह सामने की दीवार के पीछे छिप गए थोड़े खुले दरवाजे की दरार से। उन्होंने देखा कि लड़के ने सावधानी से थैला नीचे रखा, एक एक करके खाने की चीजें मेज पर निकालीं, बड़े करीने से व्यवस्थित कीं। फिर उसने एक गिलास पानी भरा और उसे लकड़ी के बिस्तर के पास ले गया, जहां एक बुजुर्ग महिला लेटी हुई थी। वह प्रिया की मां थी। उसका चेहरा पीला था, आंखें ढसी हुई थीं, त्वचा झुर्रीदार थी, आधे से ज्यादा बाल झड़ चुके थे। सांस लेने में घरघराहट हो रही थी। उसकी आंखें कमजोर रूप से अधखुली थीं। लड़के ने अपनी मां के मुंह में ब्रेड का एक टुकड़ा डाला। वह बहुत धीरे धीरे चबा रही थी, लगभग बिना किसी ताकत के। विक्रम सिंह अवाक खड़े रह गए, गरीबी के दृश्य के कारण नहीं, बल्कि उस घर की शांति के कारण। कोई विलाप नहीं, कोई रोना नहीं, केवल प्रयास था, जीने का प्रयास, कल को संभालने का प्रयास। लड़के ने मां के माथे से सफेद बालों को एक तरफ किया और फिर बिस्तर के किनारे बैठ गया। अपनी ठुड्डी को हाथों पर टिकाकर मां को सोते हुए देखने लगा। कोई फोन नहीं, कोई स्टडी लैंप नहीं, कोई टीवी की आवाज नहीं, बस एक छोटा बच्चा अपने जीवन में बचे आखिरी व्यक्ति की रखवाली कर रहा था। एक बच्चा जो 3 गलियों से भी कम दूरी पर स्थित एक घर से बचे हुए खाने पर जी रहा था। विक्रम सिंह ने अपनी मुट्ठी भींच ली। हवा उनके कोट से गुजरी, वही कोट जिसे 1 साल पहले उन्होंने पुराना फैशन कहा था। अब उन्हें यह भयानक रूप से फिट महसूस हो रहा था, जैसे कि उन्हें खुद एक नई भूमिका में डाल दिया गया हो। एक बाहरी व्यक्ति जो देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वह पीठ मोड़कर चले गए। हर कदम शीशे की तरह भारी था, लेकिन वह जानते थे कि कल वह वापस आएंगे, देखने के लिए नहीं, बल्कि बदलाव शुरू करने के लिए। दया के कारण नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई के कारण जिसे वह नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। उनकी अपनी दुनिया में एक बच्चा भूखा था और उसे चुपचाप बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति वह था जिस पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था। और विक्रम सिंह के लिए यह गलत था, इतना गलत कि वह चैन से सो नहीं सकते थे। आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, जैसे कोई चुपचाप पर्दा खींच रहा हो। कल की बारिश से नम हवा अभी तक खत्म नहीं हुई थी, जिससे बांद्रा के आसपास की गलियों में एक अजीब सी गंध आ रही थी, आधी कचरे की, आधी नमी की। विक्रम सिंह हवेली के 3रे मंजिल के बाथरूम में आईने के सामने खड़े होकर खुद को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। कुछ घंटे पहले चोर बाजार से खरीदा हुआ एक पुराना फौजी कोट, फीकी पड़ी जीन्स, घिसे हुए कैनवास के जूते। उनके बालों में जेल नहीं लगा था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी। एक व्यवसायी के अनुभवी चेहरे पर, जिसने कई राजनेताओं को भी सावधान कर दिया था, आज एक पूरी तरह से अलग भाव था, ठंडा, लेकिन अब भावहीन नहीं। आंखों की गहराई में कुछ सुलग रहा था, जैसे कि पश्चाताप जो अभी तक आकार नहीं ले पाया हो। उन्होंने एक गहरी सांस ली, मेडिकल टेप का एक टुकड़ा फाड़ा, नकली दाढ़ी को ठुड्डी पर चिपकाया। खुजली हो रही थी, लेकिन यह जरूरी था। वह नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें विक्रम सिंह के रूप में पहचाने, जो शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट समूहों में से एक के प्रमुख थे। वह नहीं चाहते थे कि लोग सोचें कि यह दया का खेल है या नैतिक ढोंग का नाटक। वह बस देखना चाहते थे, बस समझना चाहते थे, और इस बार सबसे नीचे से समझना चाहते थे, जहां प्रिया और वह लड़का खड़े थे। अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था। पीली धुंधली बत्तियां छोटी गलियों में जलने लगी थीं। सड़कें खाली होने लगी थीं। किसी ने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया, जिसने ग्रे टोपी पहन रखी थी, हाथ फटे कोट की जेब में डाले,
और हवेली क्षेत्रों की दीवारों के साथ साथ चल रहा था। किसी ने ध्यान से नहीं देखा कि विक्रम सिंह पुराने रास्ते का अनुसरण कर रहे थे। वह गली जहां कल रात प्रिया ने अपने भाई को खाना दिया था, वह एक दीवार के कोने के पीछे छिप गए। एक दीवार पर बारिश के पानी से बहने वाले दाग थे। प्रिया फिर से प्रकट हुई। समय पर वही चाल, वही हल्का भूरा कोट, वही भूरे कागज के थैले में बड़े करीने से पैक किया हुआ खाने का थैला। उसने साइड गेट खोला। घर के अंदर से रोशनी एक संकीर्ण पट्टी की तरह अंधेरे के बीच में फैली। लड़का कुछ मिनट बाद प्रकट हुआ। वही ढीला ढाला कोट, हाथ जेब में, हर कदम सावधानी से उठा रहा था, जैसे कि अगर वह लापरवाह हुआ तो आसपास की दुनिया किसी भी क्षण ढह सकती है। प्रिया अपने धीरे से झुककर कुछ कहा। लड़का मुस्कुराया, फिर उसने थैला उसे धीरे से सावधानी से दिया, जैसे कि वह केवल भोजन ही नहीं बल्कि आशा भी दे रही हो। उसी समय विक्रम सिंह अंधेरे कोने से बाहर निकले। उनके घिसे हुए जूतों ने ऊबड़ खाबड़ पत्थर के फर्श पर खड़खड़ाहट की। कदमों की आवाज ने दोनों को मुड़ने पर मजबूर कर दिया। प्रिया की आंखें फैल गईं। उसके मुंह से एक तेज सांस निकली। लड़का एक कदम पीछे हट गया, खाने के थैले को अपनी छाती से कसकर चिपका लिया। नमस्ते। विक्रम सिंह ने जानबूझकर अपनी आवाज को एक भिखारी की तरह धीमा किया। मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। क्या क्या आप मुझे थोड़ा कुछ दे सकते हैं? प्रिया की आंखों में अभी भी सतर्कता थी, लेकिन कोई अवमानना नहीं थी। बिल्कुल नहीं, केवल डर और कुछ बहुत ही मानवीय, बहुत ही वास्तविक था। उसने लड़के की ओर देखा। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसने थैले में से एक छोटी अभी भी गर्म ब्रेड निकाली, जो एक कपड़े के नैपकिन में सावधानी से लिपटी हुई थी। ये ले लो, गर्म रहते ही खा लो। उसकी आवाज़ खुरदरी थी। उन्होंने उसे ले लिया एक पल के लिए। उन्होंने उसके हाथ की हथेली से अपनी उंगलियों तक फैलती गर्मी को महसूस किया। धन्यवाद। उन्होंने सिर झुकाया। क्या यह लड़का तुम्हारा भाई है? प्रिया थोड़ी झिझकी, फिर सिर हिला दिया। इसका नाम रोहन है, इसे परेशान मत करना। उसकी आवाज़ कठोर नहीं थी, लेकिन दृढ़ निर्णायक थी। कोई विनती नहीं, कोई याचना नहीं, जैसे एक सैनिक अपने अंतिम किले की रक्षा कर रहा हो। रोहन ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन कुछ संदेह था। एक ऐसे व्यक्ति का संदेह जो बहुत लंबे समय से अंधेरे में रहा हो, इतना कि रोशनी भी उन्हें सतर्क कर देती है। और इंतजार किए बिना रोहन मुड़कर चला गया। उसकी छोटी परछाई गली के अंत में विलीन हो गई। प्रिया बिना कुछ और कहे वहीं खड़ी रही। विक्रम सिंह ने उसे देखा, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की, फिर उन्होंने सिर हिलाया, पीछे हटे ताकि वह गेट बंद कर सके और हवेली में गायब हो गई, जैसे कि वह कभी प्रकट ही ना हुई हो। वह उस रास्ते पर मुड़ गए जिस पर लड़का अभी अभी गया था। धुंधली स्ट्रीट लाइट्स उनकी पीठ पर पड़ रही थीं। उनकी परछाई को नामेंट के फर्श पर लंबा खींच रही थीं। वह धीरे धीरे चले, इतना धीरे कि कोई आवाज ना हो, इतना धीरे कि पकड़े न जाएं। रोहन संकरी गलियों से गुजरा, एक अस्थाई बाजार से होकर गुजरा, जहां बारिश के बाद कचरे से बदबू आ रही थी, जहां स्ट्रीट लाइट्स बिखरी हुई थीं, जहां एक अस्थाई घर से टीवी पर बजने वाले पुराने फिल्मी गाने की आवाज आ रही थी। वह एक छोटी सी गली में मुड़ गया जहां रोशनी नहीं पहुंच रही थी। एक 4 मंजिला इमारत के नीचे एक निचला छोटा सा घर दुबका हुआ था। टिन की छत पर जंग लग चुकी थी। दीवारें उखड़ रही थीं। लोहे का दरवाजा अपने कब्जों से लटका हुआ था। रोहन ने ईंटों के बीच से एक तार का हुक निकालकर दरवाजा खोला। विक्रम सिंह दूर एक बिजली के खंभे के पीछे छिपकर देख रहे थे। घर के अंदर लाइट नहीं जल रही थी।
केवल दीवार पर लगी एक छोटी टॉर्च से धुंधली रोशनी आ रही थी। रोहन ने खाने का थैला मेज पर रखा, सावधानी से एक एक चीज निकाली। एक चावल का डिब्बा, एक केला, एक सूप का पैकेट, एक बाम की शीशी। वह दीवार के सहारे लगे बिस्तर के पास गया, जहां एक महिला चुपचाप लेटी हुई थी। उसकी छाती पर एक पतला कंबल था। उसका चेहरा कागज की तरह पीला था। यह उसकी माँ थी, वह महिला जिसके जीवन को प्रिया चुपचाप बचे हुए भोजन से ढो रही थी। बिना दवा के, बिना नर्स के, बिना ऑक्सीजन के, केवल एक पुराना पंखा जो एक बच्चे के छोटे हाथ में धीरे धीरे ठंडा दलिया खिलाते हुए चरमरा रहा था। हर बार जब वह खांसती तो लड़का धीरे से उसकी पीठ थपथपाता। कोई शिकायत नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई लाचारी नहीं, केवल एक क्रूर स्वीकृति जिससे गरीबी में जीने वाला हर कोई परिचित होता है। मजबूत होना पड़ता है क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। विक्रम सिंह ने महसूस किया कि उनका गला सूख गया है। ब्रेड पकड़े हुए उनका हाथ कांप रहा था। कई सालों में पहली बार उन्हें अपनी अधिकता पर शर्म महसूस हुई। उन पार्टियों पर जहां खाना बर्बाद होता था, उन बैठकों पर जहां लाभ मार्जिन पर चर्चा होती थी, जबकि यहाँ सिर्फ 3 गलियों की दूरी पर एक बच्चा अपनी माँ को उस भोजन से जीवित रखने की कोशिश कर रहा था जिसे लोग फेंकने वाले थे। वह धीरे धीरे मुड़कर चले गए और खड़े रहने की हिम्मत नहीं हुई और देखने की हिम्मत नहीं हुई। रात का आसमान घने बादलों से ढका था, न चाँद न तारे, केवल विक्रम सिंह के भारी कदम उस लंबी अंतहीन गली में गूंज रहे थे। लेकिन उनके दिल में एक निर्णय बन गया था, दया से नहीं बल्कि उस सच्चाई से जिसे वह अब अनदेखा करने का नाटक नहीं करना चाहते थे। और एक बार जब उन्होंने देख लिया था तो वह मुंह नहीं मोड़ सकते थे, ना ही कभी नहीं। अगली सुबह बारिश नहीं हुई, लेकिन हवा अजीब तरह से ठंडी थी। तीसरी मंजिल की बालकनी की रेलिंग पर ओस की बूंदें जमी हुई थीं, जैसे कि पिछली रात का समय बीता ही ना हो। विक्रम सिंह अपने बेडरूम की खिड़की के सामने खड़े थे। उनकी आंखें विचारमग्न होकर दूर देख रही थीं, जहां ऊंची इमारतें अभी भी सुबह की धुंध में डूबी हुई थीं। कल रात की छोटी सी ब्रेड अभी भी मेज पर पड़ी थी। एक भी टुकड़ा नहीं खाया गया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक बच्चा उन्हें पूरी रात बेचैन कर सकता है। वह सामान्य से जल्दी नीचे आए। लक्ष्मी ने बड़ी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता पहले ही लगा दिया था। चीज़ टोस्ट, संतरे का जूस, तले हुए अंडे, सफ़ेद चीनी मिट्टी की प्लेटों पर बड़े करीने से रखे गए थे। सब कुछ हमेशा की तरह उत्तम था, लेकिन उन्होंने खाया नहीं। उन्होंने एक कप गर्म चाय डाली, बैठ गए। उनका हाथ फोन से नहीं हटा, समाचार पढ़ने के लिए नहीं, स्टॉक की जांच करने के लिए नहीं, बल्कि एक पता खोजने के लिए। घर नंबर 1, 113, 42, 6 गली नंबर 8 वर्सोवा। उन्होंने पते को नोट्स में सहेजा, फोन बंद किया और उठ खड़े हुए। कुछ ही घंटों बाद वह उस छोटे से गेट के सामने थे जिसके पीछे वह कल रात छिपे थे। इस बार उन्होंने भेष नहीं बदला था, न ही अजनबी होने का नाटक किया था, न ही अंधेरे में छिपे थे। एक साधारण सफ़ेद शर्ट और एक सुरुचिपूर्ण बेज रंग का कोट उन्हें जर्जर घरों की कतार के बीच अलग दिखाने के लिए काफ़ी था, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। वह अब खुद को छिपाना नहीं चाहते थे। वह घर नंबर 1, 113, 42, 6 के दरवाजे के सामने खड़े थे। उनके सामने एक फीके रंग का टिन का दरवाज़ा था जिसके निचले हिस्से में जंग के धब्बे थे। उन्होंने हल्के से खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा थोड़ा खुला। ये रोहन था। लड़का उन्हें देखकर चौंक गया। उसकी स्वाभाविक रूप से सतर्क आंखें अब सिकुड़ गईं, जैसे कि वह रक्षा के लिए तैयार हो। उसके हाथ में अभी भी एक प्लास्टिक का चम्मच था। बाल बिखरे हुए थे। पतली टी शर्ट पर दलिया के कुछ धब्बे थे।
आप कौन हैं? उसकी आवाज़ कांप नहीं रही थी, लेकिन धीमी और सूखी थी। मैं वही हूँ जिसने कल रात खाना मांगा था, उन्होंने धीरे से जवाब दिया। आज मैं बस तुम्हारी माँ का हालचाल पूछने आया हूँ। रोहन चुप रहा, फिर जैसे कुछ याद आया हो उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। मुझे अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारी बहन को जानता हूँ। प्रिया लड़का रुक गया। उसने मुझे किसी के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं कहा। मैं परेशान करने नहीं आया हूँ। मैं बस जानना चाहता था कि तुम्हारी माँ ठीक है या नहीं। लड़का झिझका, फिर घर के अंदर मुड़ गया। दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ दिया। विश्वास का एक नाजुक संकेत। विक्रम सिंह अंदर दाखिल हुए। घर अंदर से कल्पना से ज्यादा ठंडा था। मौसम की वजह से नहीं, बल्कि खालीपन की वजह से। कोने में केवल एक पुराना पंखा घरघरा रहा था। फर्श पर धब्बेदार टाइलें थीं। दीवारों पर पेंट उखड़ रहा था। कुछ जगहों पर लाल ईंटें भी दिख रही थीं। एकमात्र रोशनी एक छोटी सी खिड़की से आ रही थी, जिस पर धूप से बचाने के लिए प्लास्टिक चिपकाया गया था। कोई फ्रिज नहीं, कोई गैस स्टोव नहीं, केवल एक पुराना इलेक्ट्रिक स्टोव और एक छोटा चावल का कुकर एक पुरानी लकड़ी की मेज पर रखा था। कमरे के बीच में एक नीचा बिस्तर था, जिस पर प्रिया की माँ, लगभग 50 से अधिक उम्र की एक महिला सो रही थी। उसका चेहरा धंसा हुआ, आंखें गहरी धंसी हुई, त्वचा पीली। उसके पतले सफ़ेद बाल पसीने से माथे पर चिपके हुए थे। रोहन बिस्तर के पास बैठ गया, सावधानी से अपनी माँ का चेहरा एक तौलिए से पोंछ रहा था। वह अभी पूरी तरह से जागी नहीं है, उसने उन्हें देखे बिना कहा। आज सुबह ज़्यादा खांसी हुई, क्या तुम उसे अस्पताल ले गए? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज़ गहरी थी। कोई हेल्थ कार्ड नहीं है और पैसे भी नहीं है। यह वाक्य एक ठंडे चाकू की तरह उनके पहने हुए शानदार कोट को चीर गया। पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपने लिविंग रूम को फिर से सजाने के लिए लाखों खर्च किए थे, और यहाँ एक बच्चा अपनी माँ के जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा था, सिर्फ एक पतले कार्ड की वजह से। तुम और प्रिया कब से ऐसे रह रहे हो? उन्होंने पहली बार सीधे रोहन की आंखों में देखते हुए पूछा। लड़का मुड़ा। उसकी आंखों में न तो दोष था, न ही याचना, केवल कमी में रहने के आदी व्यक्ति का एक खामोश धैर्य था। जब से पापा की मृत्यु हुई, वह एक निर्माण स्थल पर दुर्घटना में मारे गए। किसी ने मुआवजा नहीं दिया। माँ तब से बीमार है। प्रिया दीदी ने पढ़ाई छोड़ दी और काम करने लगी। पहले एक किराए के कमरे में रहती थीं, फिर यहाँ आ गईं। ये नाना नानी का पुराना घर है। विक्रम सिंह ने चुपचाप सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, क्या तुम स्कूल जाते हो? रोहन ने सिर झुका लिया। चौथी कक्षा के बाद छोड़ दिया। माँ अक्सर बीमार रहती हैं प्रिया दीदी, मुझे घर पर अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं करती। और फीस भी बढ़ गई। काफ़ी नहीं थी, काफ़ी नहीं। ये दो शब्द उन्होंने बहुत बार सुने थे, लेकिन पहली बार ये उनके सीने में एक उल्टे चाकू की तरह चुभे। वह बिस्तर के पास गए। उस महिला को देखा जो एक घिसे पिटे तकिए पर भारी सांस ले रही थी। क्या डॉक्टर ने कभी बताया है कि उसे क्या बीमारी है? क्रोनिक निमोनिया, साथ में हाई ब्लड प्रेशर। ठंड के मौसम में बिस्तर पर ही रहना पड़ता है। रोहन ने जल्दी से जवाब दिया, जैसे कि उसने किसी भी बच्चे से ज़्यादा मेडिकल निदान याद कर लिए हों जो स्कूल के मैदान में फुटबॉल खेलने की उम्र का हो। प्रिया अभी भी नियमित रूप से काम पर जाती है? उन्होंने पूछा। हाँ, लेकिन उसे केवल रविवार को छुट्टी मिलती है। बाकी समय मैं माँ की देखभाल करता हूँ। उसकी आवाज़ शांत थी, कोई गर्व नहीं, कोई श्रेय नहीं, जैसे कि यह जीवन का एक स्पष्ट तथ्य हो, जैसे सांस लेना। विक्रम सिंह ने महसूस किया कि उनका गला रुंध गया है।
वह मुड़े पास की छोटी मेज पर गए। कागज के थैले में बची हुई ब्रेड के टुकड़ों, एक सफेद दलिया के डिब्बे, एक नरम पके केले को देखा। कल रात उन्होंने बहुत कुछ देखा था, लेकिन आज वह समझे, उन लोगों की खामोशी को समझे जिनकी कोई आवाज नहीं थी, उस साहस को समझे जिसे घोषणा की जरूरत नहीं थी। समझे कि प्रिया कभी भीख क्यों नहीं मांगती, क्योंकि वह समझती थी कि दया किसी को जीवित नहीं रख सकती। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बटुए से एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसे मेज पर रख दिया। ये रखो, अगर कोई ज़रूरी काम हो तो मुझे फ़ोन करना। रोहन ने ऊपर देखा। आपका नाम क्या है? वह मुस्कुराए, एक बहुत ही हल्की, बहुत ही मानवीय मुस्कान जो शायद वह खुद भी नहीं जानते थे कि उन्होंने कब खो दी थी। मुझे विक्रम कहना। वह दरवाजे की ओर मुड़े, लेकिन जब उनका हाथ हैंडल पर था तो पीछे से लड़के ने अचानक पूछा, अंकल, क्या आप किसी को जानते हैं जो दरवाज़ा ठीक कर सकता है? हर बार जब बारिश होती है तो घर में पानी भर जाता है। वह रुक गए। उस पल में उन्होंने खुद को एक सीईओ के रूप में नहीं देखा, न ही एक उपकार करने वाले के रूप में। उन्होंने खुद को केवल एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जिसने अभी अभी देखा था। हाँ, मैं जानता हूं, उन्होंने कहा, मैं जल्द ही किसी को भेजूंगा। फिर वह चले गए। जीवन में पहली बार उन्होंने किसी और के घर की दीवार पर अपनी परछाई को शक्ति की परछाई के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान और एक वादे की परछाई के रूप में देखा। जब विक्रम सिंह हवेली लौटे तो बारिश शुरू हो चुकी थी। भारी बूंदें कार की विंडशील्ड पर गिर रही थीं और फिर पतली चांदी की धागों की तरह नीचे सरक रही थीं। पूरा घर हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उनके अंदर एक शक्तिशाली लहर उठ रही थी। जो कुछ उन्होंने रोहन और उसकी मां के घर में देखा था, वह उन परिभाषाओं पर एक सीधा प्रहार था जिन पर वह लंबे समय से विश्वास करते थे। निष्पक्षता, कड़ी मेहनत, योग्यता। तीसरी मंजिल पर अपने शानदार कार्यालय में वह गतिहीन बैठे थे। छत पर लगी पीली रोशनी की कतार से आने वाली रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जो केवल उनके ऊपर छाए हुए गहरे विचार को और उजागर कर रही थी। उनके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर सैकड़ों करोड़ की एक वित्तीय योजना खुली हुई थी, लेकिन उनकी आंखें उसे नहीं देखा रही थीं। उनके हाथ में एक मोटा लिफाफा था, एक और योजना जिसमें कोई लाभ मार्जिन नहीं था, कोई लाभांश नहीं था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। केवल प्राप्तकर्ता का नाम था प्रिया। उन्होंने लक्ष्मी को फोन किया। उनकी आवाज सामान्य से अधिक खुरदरी थी। लक्ष्मी, प्रिया को मेरे कार्यालय में भेजो। जी सर। क्या कोई बात है? निजी मामला है, बस उसे ऊपर आने के लिए कहो। नीचे जब प्रिया को ऊपर बुलाए जाने की खबर मिली तो वह दोपहर की चाय के लिए कांच के गिलास धोते हुए बीच में ही रुक गई। उसके गीले हाथ थोड़े कांप गए, उसका दिल संदेह से भर गया। उसने सोचा था कि पिछली बातचीत के बाद सब कुछ बीत चुका था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। उसने 3 बार दरवाज़ा खटखटाया। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह धीमी थी। अंदर आओ। वह अंदर आई। मेज के सामने सीधी खड़ी हो गई। विक्रम सिंह पीछे बैठे थे, दोनों हाथ बांधे हुए। उनकी आंखें पढ़ना मुश्किल था। तुम्हें याद है मैंने पिछली बार क्या कहा था? उन्होंने बात शुरू की। उनकी आवाज़ स्थिर थी। प्रिया ने सिर हिलाया। आपने कहा था कि मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ भी छिपाने से पहले दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। और तुमने उसके बाद क्या किया? मैं हमेशा की तरह चुपचाप अपना काम करती रही। कोई मदद नहीं मांगी, कोई विनती नहीं की। जी नहीं। क्यों? आत्मसम्मान के कारण, या यह सोचकर कि मुझे परवाह नहीं है? प्रिया ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन स्पष्ट थी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी मांगने का अधिकार है। मुझे बस
अपना काम अच्छी तरह से करना है, बाकी सब किस्मत है। विक्रम सिंह उठे, मेज के सामने आए, लिफाफा लकड़ी की मेज पर रखा और उसे उसकी ओर धकेल दिया। ये क्या है प्रिया? झिझकी। एक नया अनुबंध, 80% वेतन वृद्धि, 3 साल की अवधि, स्वास्थ्य बीमा, आश्रित बीमा और एक निश्चित मासिक भत्ता के साथ। प्रिया की आंखें फैल गईं। वह आधा कदम पीछे हट गईं, जैसे कि यह एक जाल हो। मैं समझी नहीं। मैं दान नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उस चीज का सही मूल्य चुका रहा हूं जिसे मैंने पहले नजरअंदाज कर दिया था। तुम केवल फर्श साफ नहीं करती, घर साफ नहीं करती, तुम एक व्यक्ति का भरण पोषण करती हो, एक बच्चे की देखभाल करती हो, और यह सब चुपचाप बिना कुछ मांगे करती हो। इस जैसी दुनिया में ऐसी चीज खोजना आसान नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं इसके लायक नहीं हूं। उन्होंने बात काट दी। यही तो समस्या है। तुम्हारे जैसे लोग हमेशा सोचते हैं कि वे इसके लायक नहीं हैं, जबकि जिनके पास शक्ति है वे सोचते हैं कि वे हर चीज के लायक हैं। उसने सिर झुका लिया, कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में कुछ कांप रहा था, डर के कारण नहीं, बल्कि एक बर्फ की परत के टूटने के कारण। वह बर्फ की परत जिसका नाम था मजबूती, जिसने पिछले 2 सालों से सभी कमजोरियों को छिपा रखा था। विक्रम सिंह ने अपना हाथ लिफाफे पर रखा। और यह एक अधिकार पत्र है। मैंने एक निजी क्लिनिक से संपर्क किया है। तुम्हारी मां के शुरुआती इलाज का खर्च पूरी तरह से भुगतान किया जाएगा, जिसमें एक पूर्ण जांच, दवा और एक पुनर्वास पैकेज शामिल है। इसे वापस करने की जरूरत नहीं है और धन्यवाद कहने की भी जरूरत नहीं है। प्रिया ने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें लाल थीं। आपको कैसे पता चला कि मेरी मां बीमार है? मैं रोहन से मिलने घर गया था। वह एक अच्छा लड़का है, अपनी मां की देखभाल करना जानता है और किसी भी चीज के बारे में शिकायत नहीं करता। वह इस समाज में किसी की तरह नहीं है, यहां तक कि मेरी तरह भी नहीं। एक आंसू प्रिया के गाल पर लुढ़क गया। उसने जल्दी से उसे पोंछने के लिए हाथ उठाया, लेकिन छिपा नहीं सकी। मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। कुछ मत कहो। विक्रम सिंह पीछे हटे, मेज पर टिक गए। लेकिन मेरे लिए एक काम करो। प्रिया ने अपनी आंव का किनारा कसकर पकड़ लिया। क्या काम सर? खुद को एक मौका दो। केवल जीवित रहने के लिए मत जियो। केवल बची हुई चीजों को मत उठाओ। तुम इससे बेहतर कर सकती हो। और रोहन भी हर रात बचे हुए खाने के थैले से ज्यादा का हकदार है। क्या आप इस बारे में दूसरों को बताएंगे नहीं? किसी को पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी कहानी का इस्तेमाल श्रेय लेने के लिए, पीआर के लिए या कंपनी के लिए सीएसआर रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं करूंगा। उन्होंने एक पल के लिए रुके, क्योंकि ये मेरे और तुम्हारे बीच है, एक ऐसे व्यक्ति के बीच जो कभी अंधा था और एक ऐसे व्यक्ति के बीच जिसने मुझे देखने में मदद की। कमरा पूरी तरह से शांत था। फिर प्रिया ने गहरा सिर झुकाया, कृतज्ञता के लिए नहीं, बल्कि यह स्वीकार करने के लिए कि जीवन में पहली बार उसका सम्मान किया गया था। जब वह कार्यालय से बाहर निकली तो लिफाफा उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे एक लंबी सर्दी के बाद पहली गर्मी को पकड़ रही हो। गलियारा हमेशा की तरह रोशन था, लेकिन प्रिया के लिए सब कुछ बदल गया था। अब यह चिंता नहीं थी कि आज रात रोहन भूखा रहेगा या नहीं। अब हर बार जब मां को रात के बीच में तेज खांसी होती थी तो वह दुःस्वप्न नहीं था। अब एक चावल के टुकड़े के लिए नौकरी से निकाले जाने का एहसास नहीं था। वह लक्ष्मी के बदल के बीच में तेज खांसी होती थी, पास से गुजरी, जो सीढ़ियों पर खड़ी थी। लक्ष्मी ने उसे देखा। यह न समझ पाने के कारण थोड़ी भौहें सिकोड़ी, लेकिन प्रिया ने केवल धीरे से सिर हिलाया और फिर रसोई की ओर, रोशनी की ओर बढ़ती रही। वहां एक उम्मीद पनप रही थी।
एक नया जीवन एक सिर हिलाने से और एक ऐसे व्यक्ति से शुरू हुआ था जिसने देखना चुना था। शाम ढल रही थी। दिन की आखिरी धूप सड़क के किनारे हरे पत्तों से छनकर आ रही थी। हवेली के प्रवेश द्वार पर एक हल्की नारंगी रोशनी की परत बिछा रही थी। विक्रम सिंह अपने कार्यालय में खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठे थे। गर्म चाय का कप हाथ के पास रखा था। अभी तक पिया नहीं था। उनके बाईं ओर वह लिफाफा था जो प्रिया को आज सुबह मिला था। अब उसने उसे लक्ष्मी के माध्यम से वापस भेज दिया था। कोई शब्द नहीं, बस एक छोटी हाथ से लिखी पंक्ति, मैं आभारी हूं लेकिन मैं अभी इतना कुछ स्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने उस पंक्ति को बहुत देर तक देखा, इतनी खामोशी से कि दीवार पर लगी घड़ी की सेकंड की सुई की नियमित टिक टिक भी सुनाई दे रही थी। यह इनकार नहीं था जिसने उन्हें आश्चर्यचकित किया, बल्कि जिस तरह से उसने इनकार किया था। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं और कोई नाराजगी भी नहीं, बस एक दृढ़ विनम्रता, जैसे कि वह कमी में जीने की आदी हो और दूसरों की दया को बोझ नहीं बनाना चाहती हो। विक्रम सिंह उठे, दराज से एक पुरानी नोटबुक निकाली जिसमें उनकी खुद की हस्तलिखित नोट्स थीं। वे साल जब उन्होंने अभी अभी अपना व्यवसाय शुरू किया था, जब वह महाराष्ट्र में एक अनाथ युवक थे जो दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे। एक पृष्ठ को मोड़कर रखा गया था। उन्होंने उसे खोला। उस पर केवल एक वाक्य लिखा था, जो कभी भूखा रहा हो वह किसी और को भूखा देखकर आंखें बंद नहीं कर सकता। उन्हें अच्छी तरह याद था कि उन्होंने यह वाक्य 1996 की एक रात में लिखा था, जब वह टिन से बने एक किराए के कमरे में सो रहे थे। उनके बगल में उनकी माँ मलेरिया के बुखार से उबर रही थीं। उनका शरीर का तापमान लगभग जम गया था। उस समय उनके पास थके हुए पैरों और कठोर हाथों के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज़ थी जो उन्होंने अभी भी बनाए रखी थी, दया की जिद। और फिर जब वह ऊंचे उठे, जब पैसा अनुबंधों को ढकने लगा, तो वह जिद दब गई, व्यस्तता और एक अनाम भय से ढक गई। खोने का डर, शोषण का डर, व्यावसायिक निर्णयों में भावनाओं को आने देने का डर। अब वह कांच की दीवारों और उच्च श्रेणी के अखरोट की लकड़ी के फर्नीचर से भरे कमरे के बीच बैठे थे, लेकिन उनका दिल उस पुराने टिन की छत वाले कमरे में वापस चला गया था। उन्होंने फ़ोन निकाला और प्रिया का निजी नंबर डायल किया। 3 बार घंटी बजी, फिर उसने फ़ोन उठाया। जी सर, आपने फ़ोन किया क्या? तुम फ्री हो? अभी मेरे ऑफिस में आओ। लाइन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी थी, फिर जवाब आया, मैं अभी आती हूँ। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिया अंदर आई। छोटा कद, वही जानी पहचानी वर्दी, आंखों में पिछले दिन से कुछ ज़्यादा ही दृढ़ता थी। तुमने मुझे मना कर दिया, विक्रम सिंह ने बिना किसी लाग लपेट के कहा। प्रिया ने एक सांस ली। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं लगता कि मैं उन सब चीज़ों के लायक हूँ जो आप कर रहे हैं। मुझे डर है कि इतना बड़ा उपकार लेकर मैं चैन से नहीं जी पाऊंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद दया के कारण कर रहा हूँ? नहीं, मुझे पता है कि आप मदद कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा है। लेकिन क्योंकि आपने देखा है, मैं और भी नहीं चाहती कि आप गलत समझें। मैं अभी भी अपने हाथों से कोशिश कर रही हूँ। मैं बस अपना आत्मसम्मान बनाए रखने की अनुमति चाहती हूँ। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, लेकिन एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। उन्होंने मुड़कर एक और फाइल निकाली और उसे उसके सामने रख दिया। मैं भी कभी गरीब था, इतना गरीब कि नमक चावल खाना भी विलासिता थी। इतना गरीब कि मुझे सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। और इतना गरीब कि मेरी माँ बुखार की एक गोली समय पर न मिलने के कारण मर गई। प्रिया ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर एक क्षणिक आश्चर्य था। विक्रम सिंह ने धीरे धीरे अपनी बात जारी रखी।
इसलिए मैं भीख नहीं दे रहा हूँ, मैं उपकार नहीं कर रहा हूँ, मैं बस वही कर रहा हूँ जो सही है। मैंने खुद से वादा किया था कि अगर मैं बाद में सक्षम हुआ तो मैं अपनी नज़रों में किसी को भी उस स्थिति में नहीं रहने दूंगा जिसमें मैं कभी था। वह चुप रही, उसकी आंखें लाल होने लगीं। और तुम सामने आई, उन्होंने आगे कहा, कोई दिखावा नहीं, कोई भीख नहीं, बस चुपचाप वह काम कर रही हो जो बहुत से अमीर लोग भी करने की हिम्मत नहीं करते, अपने प्रियजनों के लिए चुपचाप बलिदान। मैं नहीं चाहती कि लोग जाने। प्रिया की आवाज़ गैन गई। मुझे डर है कि लोग मेरी माँ को बोझ के रूप में देखेंगे। मुझे डर है कि रोहन को दया का पात्र समझा जाएगा। मुझे डर है कि मैं ये नौकरी खो दूंगी, एकमात्र जगह जो मुझे अपने परिवार को खाई से बाहर निकालने की उम्मीद देती है। कोई नहीं जानेगा, मैं नहीं बताऊंगा, सार्वजनिक नहीं करूंगा, लेकिन मैं मदद करना जारी रखूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा करने का फैसला किया है, इसलिए नहीं कि तुमने भीख मांगी। उसके आंसू बह निकले, मूसलाधार नहीं, बस बाहर हो रही बारिश की तरह, खामोश, चुपचाप और गहरे तक समाते हुए। थोड़ी देर बाद प्रिया ने उन्हें देखकर सिर हिलाया। तो मैं स्वीकार करती हूं, लेकिन एक शर्त पर। बोलो, उन्होंने कहा। मुझे अपनी मेहनत से इसका एक हिस्सा चुकाने की अनुमति दीजिए। मैं सिर्फ लेना नहीं चाहती, मैं कोई भी अतिरिक्त काम करना चाहती हूँ, चाहे वह काम के घंटों के बाहर ही क्यों ना हो। विक्रम सिंह हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, ठीक है। उसने सिर झुकाया, पहली बार एक कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि एक समान व्यक्ति के रूप में विश्वास से संवाद करते हुए। जब प्रिया कमरे से निकली, विक्रम सिंह ने उसे बहुत देर तक देखा। खुली खिड़की से हवा का झोंका आया, जिसमें बारिश की गंध और रात की रानी की पहली मौसमी खुशबू थी। वह अपनी मेज पर लौटे कलम उठाई और पुराने लिफाफे के पीछे एक पंक्ति लिखी, मदद करना उद्धार नहीं है, बल्कि दूसरों को यह याद दिलाना है कि वे अभी भी देखे जाते हैं। उन्होंने लिफाफे को मोड़कर दराज में रख दिया। उनकी आंखें दूर क्षितिज पर डूबते सूरज की ओर देख रही थीं। कल वह जानते थे कि उन्हें और भी बहुत कुछ करना है, इमारतों के लिए नहीं, शेयरों या ब्याज दरों के लिए नहीं, बल्कि प्रिया जैसे लोगों के लिए, उन खामोश लोगों के लिए जिन्होंने इस दुनिया में अंतिम बची हुई शालीनता को अपने नंगे हाथों से बनाए रखा था। और कई सालों में पहली बार उन्हें कल के बारे में सोचकर थकान महसूस नहीं हुई। उन्हें लगा कि उन्होंने सही चुनाव किया है, एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव जो कभी गरीब था, लेकिन जिसने कभी गरीबी को अपने दिल को मारने नहीं दिया। रात भर रिमझिम बारिश होती रही, लेकिन आज सुबह का मौसम अजीब तरह से साफ था। दिन की पहली धूप पत्तियों के बीच से छनकर हवेली के सामने के हिस्से पर चमक रही थी, जहां प्रिया अभी भी नियमित रूप से पौधों को पानी दे रही थी और हर दिन की तरह कांच की खिड़कियां साफ कर रही थी। किसी ने उसमें कोई बदलाव नहीं देखा। वही छोटा कद, वही सादी सफेद शर्ट और घिसे हुए कैनवास के जूते। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि आज उसके कंधे सीधे थे, उसके कदम अधिक दृढ़ थे और उसकी आंखें बहुत अधिक चमकीली थीं। रसोई के कोने में लक्ष्मी पुरानी हाउसकीपर दरवाजे के पीछे से चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखें प्रिया से आंगन की ओर और फिर पानी में भीगे बर्तनों के ढेर की ओर घूम रही थीं। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पिछले 2 दिनों से विक्रम सिंह पूरी तरह से बदल गए थे। अब वह सुबह गंभीर चेहरे के साथ अखबार नहीं पढ़ते थे, न ही कॉफी के पर्याप्त गर्म न होने के बारे में शिकायत करते थे। यहाँ तक कि कल उन्होंने चूदोम रूप से उससे पूछा, लक्ष्मी जी, आपको अपने पोते से मिलने गांव गए हुए काफी समय हो गया है ना?
एक ऐसा सवाल जिसने लगभग उसके हाथ से कॉफी का चम्मच गिरा दिया था। विक्रम सिंह न केवल बदले थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह कोई पुरानी परत उतार रहे हैं जिसे वह नाम नहीं दे सकती थी। उस दोपहर एक मोटा सफेद लिफाफा डाइनिंग रूम की मेज पर रखा हुआ था। किसी को नहीं पता था कि किसने रखा। भेजने वाले का कोई नाम नहीं, कोई पत्र नहीं, केवल नीली स्याही में लिखा था, प्रिया जी। प्रिया ने मेज साफ करते समय उसे देखा। उसने आंगन में खड़े होकर पत्र खोला, जहां धूप गुलाबी बोगनविलिया के गमलों पर पड़ रही थी, जिनकी वह हर शाम देखभाल करती थी। अंदर एक और लिफाफा था, एक बड़े करीने से मुद्रित एचआर शीट और एक चेक। कागज लंबा नहीं था, बस कुछ पंक्तियां थीं। आपकी निष्ठा के लिए धन्यवाद, जो दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता, दोनों के लिए धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका उपयोग आसानी से सांस लेने और अधिक मुस्कुराने के लिए करें। एक व्यक्ति जो मानता है कि देखने के बाद उसे कार्य करना चाहिए। प्रिया धूप में स्तब्ध खड़ी रही, हाथ में लिफाफा कसकर पकड़े हुए। अंदर का चेक उस अस्पताल के बिल को चुकाने के लिए काफ़ी था, जो पिछले 2 सालों से लटका हुआ था। उसकी माँ को एक पूर्ण जांच के लिए ले जाने के लिए काफ़ी था। ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन हर महीने ड्रिप, बिना हर नुस्खे पर मोल भाव किए, और रोहन के लिए 6ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तकों का एक सेट खरीदने के लिए भी काफ़ी था। वह चीज़ जिसे वह पास की किताबों की दुकान की खिड़की से देखता रहता था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसने लिफाफे को अपनी छाती से लगा लिया, ना रोई ना हंसी, बस बहुत देर तक आंखें बंद रखीं। भेजने वाले का कोई नाम नहीं था, लेकिन वह जानती थी, वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि किसने इसे मेज पर रखा था। इतनी धीरे से, जैसे कि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे अच्छा काम करते हुए देखे। दोपहर जब प्रिया ने अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए आधे दिन की छुट्टी मांगी, विक्रम सिंह ने कारण नहीं पूछा, बस धीरे से सिर हिला दिया। कंपनी की कार ड्राइवर के साथ खाली है, तुम उसे ले जाओ। नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मना मत करो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर तुम उन्हें स्वीकार नहीं करोगी तो वे देने वाले के लिए ही बोझ बन जाएंगी। मुझे कर्ज में रहना पसंद नहीं है। प्रिया धीरे से मुस्कुराई, जी तो मुझे ये हल्का कर्ज स्वीकार करने की अनुमति दें। उस दोपहर एक परन सा एन एक 7 सीटर सिल्वर कार उस छोटे से घर के सामने रुकी जहां रोहन और उसकी माँ रहते थे। लड़का दरवाजे के सामने कार को रुकते देख घबरा गया, लेकिन जब उसकी बहन और एक मुस्कुराता हुआ ड्राइवर बाहर निकले, उसने राहत की सांस ली। हम अस्पताल जा रहे हैं दीदी। हाँ, आज माँ की पूरी जांच होगी, हमें पता चल जाएगा कि किस इलाज की ज़रूरत है। क्या इसमें पैसे लगेंगे दीदी? प्रिया झिझकी, फिर उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। इस बार नहीं। रोहन ने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन रास्ते भर उसने अपनी माँ का हाथ नहीं छोड़ा। वह कमज़ोर महिला कभी कभी अपनी आंखें खोलती, हल्की सी मुस्कुराती और फिर दवा के कारण सो जाती, लेकिन उस पल में उसकी मुस्कान एक ऐसे फूल की तरह थी जो पिछले कई मौसमों से नहीं खिला था, जो दोपहर की धूप में जल्दी से खिल गया था। उसी समय हवेली की ऊपरी मंजिल पर विक्रम सिंह एक बड़ी कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठे थे, जहां अक्सर तनावपूर्ण बातचीत होती थी, लेकिन आज वह अकेले बैठे थे, लैपटॉप खोलकर एक ईमेल लिख रहे थे। विषय आंतरिक छात्रवृत्ति गैर सार्वजनिक सामग्री में केवल एक वाक्य लिखा था, प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए ट्यूशन फीस का समर्थन करने के लिए एक छात्रवृत्ति मुंबई के क्षेत्रों में श्रमिकों के बच्चों को प्राथमिकता प्रायोजक का खुलासा नहीं किया जाएगा। बजट प्रस्ताव 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष। वह नहीं चाहते थे कि कोई जाने और नहीं चाहते थे कि कोई उनकी प्रशंसा करे।
क्योंकि वह जानते थे कि सही काम को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, उसे बस शुरू करने और चुपचाप जारी रखने की आवश्यकता होती है। उस दिन देर शाम प्रिया हवेली वापस आई। उसका चेहरा चमक रहा था। कई सालों में पहली बार उसने अपनी मां को अस्पताल के बिस्तर पर गहरी नींद में सोते देखा। अब खांसी के कारण सिकुड़ नहीं रही थी। पहली बार उसने रोहन को खाते खाते पढ़ते देखा। वह पहली पाठ्यपुस्तक थी जो उसके पास थी, और वह पुरानी किताब नहीं थी। उसने विक्रम सिंह को नहीं ढूंढा और न ही कुछ कहा, बस उनके कमरे के पास से गुजरी। दरवाज़ा थोड़ा खुला देखकर वह रुक गई। दरवाज़ा नहीं खटखटाया, बस धीरे से एक कागज़ का टुकड़ा बाहर की मेज़ की दरार में रख दिया। हाथ से लिखा पत्र। ज़्यादा न पूछने के लिए धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद, लेकिन सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं है, बल्कि रोहन की आंखों में वह चमक है जब उसे पता चला कि कल वह स्कूल जाएगा। मैं उस विश्वास को निराश न करने की पूरी कोशिश करूंगी। जब विक्रम सिंह ने रात में पत्र पढ़ा तो कमरे में रोशनी कम हो गई थी। केवल टेबल लैंप की पीली रोशनी पतले कागज पर पड़ रही थी। उन्होंने पत्र को उस दराज में रख दिया जहां उन्होंने अपने जीवन भर करोड़ों के अनुबंध रखे थे, लेकिन वह जानते थे कि उन्होंने जितने भी सैकड़ों अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे, उनमें से कोई भी उन्हें आज के बिना हस्ताक्षर वाले अनुबंध की तरह शांति से सोने नहीं दे सकता था। विश्वास का अनुबंध मुंह मोड़ने के बजाय देखने के चुनाव का अनुबंध, और वह मन ही मन मुस्कुराए, यह सोचते हुए कि कुछ सबसे मूल्यवान उपहार इसलिए नहीं होते कि वे दिए जाते हैं, बल्कि इसलिए कि प्राप्तकर्ता समझता है कि वह बिना अनुमति मांगे बेहतर जीवन जीने का हकदार है। और यह वह चीज़ थी जिसे कोई भी नहीं खरीद सकता था, यहाँ तक कि वह भी नहीं। लेकिन उन्होंने पूरी खामोशी के साथ देना सीख लिया था। उस सुबह प्रिया के रहने वाले गरीब मोहल्ले में जैसे रोशनी फैल गई। धूप के कारण नहीं, बल्कि एक असामान्य हलचल के कारण। गली के कोने पर दलिया बेचने वाली शीला आंटी ग्राहकों को परोसते हुए चहक रही थीं। अरे, वो अमीर घर में काम करने वाली प्रिया को उसके मालिक ने अपनी माँ को अस्पताल ले जाने के लिए पैसे दिए, और लॉटरी टिकट बेचने वाली कमला आंटी ने अफसोस के साथ आह भरी, बेचारी लड़की बहुत सीधी है, अब अगर किसी बुरे आदमी से पाला पड़ गया तो बर्बाद हो जाएगी। प्रिया गेट से अपनी साइकिल निकालते हुए शर्म और खुशी से सिर झुकाए हुए थे। उसने नहीं सोचा था कि लोगों को इतनी जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन जो वह नहीं जानती थी वो ये था कि रोहन, उसका छोटा भाई जिसका मुंह दिमाग से तेज चलता था, ने कल पूरे मोहल्ले को गर्व और चमक के साथ कहानी सुनाई थी, जैसे कि उसकी बहन ने अभी अभी नोबेल पुरस्कार जीता हो। रोहन गली के कोने पर इंतजार कर रहा था। सफ़ेद शर्ट, इस्त्री की हुई स्कूल बैग छाती के सामने लटका हुआ, दोनों हाथों में नया पेंसिल बॉक्स कसकर पकड़े हुए। प्रिया दीदी, क्या मैं आज बस से स्कूल जा सकता हूँ? मैं थोड़ा जल्दी पहुँचना चाहता हूँ। डर है कि मैं किसी को नहीं जानता। प्रिया ने सिर हिलाया। उसके हाथ में 10 रुपये का नोट थमाया। जाओ, ध्यान रखना, कुछ हो तो मुझे फ़ोन करना। हाँ, माँ कह रही थी कि वह आज रात खाना बनाएंगी, बाहर से मत खरीदना। लड़का मुस्कुराया और भाग गया। पीछे अपनी बहन की परछाई छोड़ गया, जो कोमल आंखों से उसे देख रही थी, जिसमें एक नई नई उम्मीद मिली हुई थी, एक ऐसे जीवन में विश्वास जो अब अभाव से नहीं घुटेगा। प्रिया हमेशा की तरह हवेली पहुंची, लेकिन आज का माहौल थोड़ा अलग था। जैसे ही वह अंदर घुसी, मैनेजर लक्ष्मी ने इशारा किया कि चेयरमैन उसे अपने स्टडी रूम में बुला रहे हैं। प्रिया हैरान थी। विक्रम सिंह ने अब तक केवल मैनेजर के माध्यम से ही संवाद किया था। कभी कभार ही उसका चेहरा देखा था और कभी अकेले नहीं बुलाया था। उसने अपनी शर्ट ठीक की, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर आ जाओ।
उनकी आवाज़ हमेशा की तरह गहरी और संक्षिप्त थी। कमरा बड़ा उज्ज्वल और इतनी सफाई से व्यवस्थित था कि ठंडा लग रहा था। विक्रम सिंह अपनी मेज के पीछे बैठे थे। हाथ में कलम थी लेकिन कुछ लिख नहीं रहे थे। प्रिया ने धीरे से सिर झुकाया। जी चेयरमैन, सर आपने बुलाया। उन्होंने कलम नीचे रखी, सीधे उसकी ओर देखा। मेरे पास एक प्रस्ताव है, पहले सुन लो फिर फैसला करना। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिला दिया। मेरी कंपनी जल्द ही एक सामुदायिक परियोजना शुरू करने वाली है। गरीब छात्रों के लिए सस्ते भोजन की एक प्रणाली का निर्माण। मुझे पहले केंद्र में एक संचालन प्रबंधक की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है, सिवाय उस व्यक्ति के जो वास्तव में जानता है कि भूख क्या होती है। प्रिया चकित रह गई। लेकिन मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे पास दो चीजें हैं जो अधिक कीमती हैं, एक सच्चा दिल और बिना शिकायत के कड़ी मेहनत करने की क्षमता, जिसकी मुझे अभी जरूरत है। उन्होंने उसकी ओर एक कागज धकेला। 6 महीने का प्रोबेशन, अनुबंध, स्कूल कैंटीन श्रृंखला के संचालन प्रबंधक का पद, शुरुआती वेतन 50,000 प्रति माह, आवास और यात्रा भत्ते के साथ। प्रिया का दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। उसने हर पंक्ति को ध्यान से पढ़ा और फिर ऊपर देखा। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि मैं लगभग वह व्यक्ति बन गया था जो अपनी नौकरानी को अपने भोजन का हिस्सा किसी और बच्चे को देते हुए नहीं देख सका, और मैं अपनी उदासीनता की छाया में जीना जारी नहीं रखना चाहता। वह बहुत देर तक चुप रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं स्वीकार करती हूँ। अच्छा है, अगले हफ्ते से शुरू करो। फिलहाल यहीं रहो, जल्दी जाने की चिंता मत करो। जी, और याद रखना, मुझे चेयरमैन मत कहना। विक्रम सर कहना ही काफी है। उन्होंने अपनी कुर्सी घुमा ली, जैसे कि बातचीत खत्म हो गई हो। लेकिन जैसे ही प्रिया दरवाजा खोलकर बाहर निकलने वाली थी, वह रुक गए। ओह, एक और बात। जी, मैंने तुम्हारे घर के पास के माध्यमिक विद्यालय से संपर्क किया है। अगर रोहन चाहे तो वो अगले हफ्ते से डे बोर्डिंग में शिफ्ट हो सकता है। उसे बस से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फीस का इंतजाम हो गया है। प्रिया ने दरवाजे का हैंडल कसकर पकड़ लिया। मुड़ी नहीं, लेकिन उसकी आंखें जल रही थीं। उसने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश की। धन्यवाद विक्रम सर। जब वह चली गई तो गलियारे में धूप लकड़ी के फर्श पर फैली हुई थी। सब कुछ एक नए अध्याय की शुरुआत जैसा लग रहा था। शानदार नहीं, लेकिन उम्मीदों से भरा हुआ। उस रात छोटे से किराए के कमरे में प्रिया की मां ने पहली बार उठकर अपने दोनों बच्चों के साथ खाना खाया। उसने रोहन के कटोरे में सब्जी का एक छोटा टुकड़ा रखा, अपनी बेटी को देखा और आंसू बह निकले। मैंने सोचा था कि मेरे मरने के बाद ही तुम लोग ठीक से जी पाओगे, कभी नहीं सोचा था। प्रिया ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। अब किसी को नहीं मरना है माँ, हम जिएंगे और आपके लिए भी जिएंगे। रोहन बगल में बैठकर खाना खा रहा था। पूरी कहानी नहीं समझ रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ और बहन की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं था, शांति। अगले दिन जब प्रिया विक्रम सिंह के घर काम करने आई तो वह अब दीवारों में खो जाने वाली नौकरानी नहीं थी। सुरक्षा गार्ड ने उसे नाम से बुलाया, प्रशासनिक टीम ने उसे कॉफी के लिए आमंत्रित किया, और जब वह कार्यालय से निकली तो उसने महसूस किया कि वह दूसरों द्वारा बनाए गए अंधेरे में नहीं, बल्कि अपनी खुद की रोशनी में चल रही है। कुछ हफ्तों बाद विक्रम सिंह की कंपनी की पहली सामुदायिक रसोई का उद्घाटन हुआ। कोई शोर शराबा नहीं, कोई मीडिया नहीं, लेकिन सैकड़ों छात्रों को कई सालों के बाद पहली बार एक अच्छा भोजन मिला। उद्घाटन समारोह में दूसरी कक्षा की एक बच्ची ने प्रिया को बोगनविलिया की एक टहनी दी। टहनी भद्दी झुकी हुई थी, लेकिन उसने उसे 2 हाथों से एक पदक की तरह स्वीकार किया। विक्रम सिंह दूर से देख रहे थे, पास नहीं आए, लेकिन जब उनकी आंखें मिलीं
तो उन्होंने केवल धीरे से सिर हिलाया। प्रिया मुस्कुराई। वह समझ गई, हर किसी के पास जीवन बदलने का एक टिकट होता है, लेकिन हर कोई यह नहीं पहचान पाता कि वह उसे अपने हाथ में पकड़े हुए है। और कभी कभी जो चीज़ उस टिकट को मूल्यवान बनाती है वह यह है कि जब कोई इस तेज तर्रार और ठंडी दुनिया के बीच खुद को देखने के लिए पर्याप्त बहादुर होता है। और उन्होंने एक दूसरे को देखा था मालिक और नौकर के रूप में नहीं, बल्कि उन मनुष्यों के रूप में जिन्होंने दया को फिर से शुरू करने के लिए अपना सहारा चुना था। सप्ताह के पहले दिन की सुबह सितंबर की धूप पुराने किराए के घर की छोटी संकरी खिड़की से छन कर आ रही थी। लेकिन आज प्रिया उस पुराने जर्जर किराए के कमरे में पतले घिसे हुए गद्दे पर नहीं उठी थी। वह कंपनी द्वारा स्थायी रूप से दिए गए एक आरामदायक अपार्टमेंट में थी। कमरा छोटा था, लेकिन पूरी तरह से सुसज्जित, साफ सुथरा और नई लकड़ी की खुशबू से महक रहा था। उसकी माँ रसोई के कोने में एक कुकबुक पढ़ रही थी। उसकी आंखें एक नई खुशी से चमक रही थीं और रोहन एक बेदाग सफ़ेद शर्ट पहने अपनी नई कक्षा के लिए तैयार होते हुए अपने जूतों के फीते बांध रहा था। माँ, आप ठीक महसूस कर रही हैं? प्रिया बेडरूम से बाहर निकली, अपने बालों को संवारते हुए पूछा। मुझे लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ बेटा। यह गद्दा किसी भी चीज़ से ज़्यादा नरम है जिस पर मैं अपनी जवानी में कभी सोई हूँ। और हर सुबह धूप अंदर आती है, सच में एक 3 सितारा होटल जैसा। उसकी माँ मुस्कुराई, एक मुस्कान जिसने उसके गालों पर वर्षों के निशान को और गहरा कर दिया, लेकिन उसकी आंखें एक बच्चे की तरह साफ थीं। कैसा होटल माँ, यह हमारा घर है, रोहन ने बीच में कहा। उसका बैग उसकी पीठ पर था और वह दरवाजे के पास खड़ा था। आज मेरी कला की कक्षा है। टीचर ने हमें अपने सपनों को चित्रित करने के लिए कहा है। तो तुम क्या बनाओगे? प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। मैं अपना घर बनाऊंगा, ये वाला। प्रिया दीदी के साथ, माँ के साथ, मेरे साथ और उस बड़े फ्रिज के साथ। तीनों हंस पड़े। हंसी नई जगह में धीरे धीरे गूंज रही थी, जहां दीवारों पर अभी तक धूल जमने का समय नहीं आया था। वहां पहले से ही दयालुता की चीजें भरी हुई थीं। नई स्थापित स्कूल रसोई के कार्यालय में प्रिया एक नई मानसिकता के साथ काम करने आई। वह व्यक्ति नहीं थी जो केवल दबे पांव चलती थी, जैसे कि वह अपनी उपस्थिति के लिए माफी मांग रही हो। अब वह एक विश्वसनीय व्यक्ति थी और सबसे बढ़कर वह खुद पर विश्वास कर रही थी। वह मीटिंग रूम में दाखिल हुई, जहां मानव संसाधन टीम आपूर्तिकर्ताओं से सब्जियों की डिलीवरी प्रक्रिया पर चर्चा कर रही थी। प्रिया जी, आपूर्तिकर्ता ने बताया है कि आज डिलीवरी 2 घंटे लेट होगी। क्या हमारे पास कोई बैकअप योजना है? लॉजिस्टिक्स के प्रभारी एक कर्मचारी ने पूछा। हाँ, मैंने पहले ही एक स्थानीय किसान से संपर्क कर लिया है। वे गोभी और गाजर की आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। रसोई टीम को सहायक मेनू को समायोजित करने के लिए सूचित करें। प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि भोजन पौष्टिक हो, छात्रों को कम न मिले। जी मैडम। जब सब लोग कमरे से बाहर चले गए तो एक युवा कर्मचारी ने वापस मुड़कर धीरे से कहा, प्रिया जी, मैं वास्तव में इस बात की प्रशंसा करता हूं कि आप हर चीज को कितनी शांति से और प्रभावी ढंग से संभालती हैं। कल मेरी माँ ने जब आपके बारे में सुना तो वह रो पड़ी। कह रही थी कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसी बॉस मिली। प्रिया बस मुस्कुराई, धीरे से अपना हाथ हिलाया। मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी। मैंने भी कबाड़ इकट्ठा किया है, बर्तन धोए हैं, घर साफ किए हैं, लेकिन किसी ने मुझे देखा, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। हमारा काम दूसरों को तब देखना है
जब उन्हें अभी तक किसी ने नहीं देखा है। दिन के अंत में प्रिया घर लौटी, अपने साथ एक छात्र के माता पिता द्वारा भेजा गया फलों का एक थैला लेकर आई। साथ में एक हाथ से लिखे पत्र में माँ ने लिखा था, प्रिया जी, मेरे बेटे को उसके छात्र जीवन का पहला अच्छा भोजन देने के लिए धन्यवाद। वह खाली पेट स्कूल जाता था, लेकिन अब वह हमेशा आपके द्वारा बनाई गई रसोई में पालक और दाल की सब्जी के बारे में बात करता है। यह पढ़ते हुए प्रिया अपने आंसू नहीं रोक सकी। उसने पत्र को दराज में रख दिया, जहां पहले से ही कुछ और पत्र, कुछ छात्रों की तस्वीरें, कुछ छोटी यादें थीं, लेकिन उनमें एक पूरी नई दुनिया थी। अगले दिन विक्रम सिंह एक औचक निरीक्षण के लिए रसोई सुविधा में आए, लेकिन इस बार वह एक ठंडे बॉस नहीं थे जो केवल केपीआई के बारे में जानते थे। वह धीरे धीरे चले, अधिक ध्यान से देखा, अधिक सुना। जब वह रसोई में दाखिल हुए तो सभी ने नमस्ते किया, लेकिन उनकी आंखों में अब सतर्कता नहीं थी, बल्कि वास्तविक सम्मान था। नमस्ते प्रिया जी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में अब उतनी कठोरता नहीं थी। सुना है कि इस हफ्ते आप पर्यावरण के लिए एक दिन शाकाहारी भोजन कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही हैं। जी सर, मैंने सोचा था कि हर हफ्ते शुक्रवार को एक दिन भोजन में मांस नहीं होगा। इसके बजाय टोफू, अंडे, सब्जी का सूप, सोया दूध होगा। यह लागत प्रभावी भी है और छात्रों को हरा भरा जीवन जीना सीखने में भी मदद करता है। अच्छा विचार है, करो। और कुछ चाहिए जी? मुझे आंतरिक संचार में आपके समर्थन की आवश्यकता है ताकि माता पिता गलत न समझें। ठीक है, मैं एक परिपत्र जारी करूंगा। जब वह मुड़े, प्रिया ने धीरे से पुकारा, विक्रम सर। वह रुक गए, थोड़ा सिर घुमाया, मुझे फिर से शुरू करने के लिए, एक जगह देने के लिए धन्यवाद। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखें एक पल के लिए नरम हो गईं। सप्ताहांत में प्रिया अपनी माँ और रोहन को अपने पैतृक गांव ले गई। कई सालों में पहली बार वे एक ठंडी 7 सीटर कार में बैठे, जो सुनहरे धान के खेतों से होकर, एक गंदे पानी के नहर पर बने एक छोटे से पुल से होकर, ऊबड़ खाबड़ ग्रामीण सड़कों से होकर गुजर रही थी। गांव के लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके जब उन्होंने तीनों को साफ सुथरे कपड़ों में कार से उतरते देखा। एक चाची का मुंह खुला रह गया। हे भगवान, क्या यह प्रिया है? कितनी बदल गई है। दादी बूढ़ी और कमजोर थीं, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी और पोते पोतियों को वापस देखा तो उन्होंने उन्हें गले लगा लिया और बारिश की तरह रोने लगीं। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। सोचा था कि इस लड़की का जीवन खत्म हो गया। उस शाम टिन की छत वाले घर के नीचे पूरा परिवार एक साथ खाना खाने के लिए इकट्ठा हुआ। हंसी आंगन में गूंज रही थी। प्रिया की माँ ने पहली बार बचाए जाने की कहानी सुनाई, जबकि रोहन अपनी किताबें, ड्राइंग पैड और स्कूल की वर्दी दिखाने में व्यस्त था। प्रिया बस चुपचाप सबको बोलते हुए सुनती रही, लकड़ी की दीवार पर पड़ती धुंधली रोशनी को देखती रही। उसके दिल में कुछ भर गया था, पैसे से नहीं, पद से नहीं, बल्कि उपस्थिति से, एक ऐसी जगह से जिसे घर कहा जा सके। देर रात जब सब सो गए, प्रिया आंगन में निकली। गांव का आसमान अभी भी बचपन की तरह तारों से भरा था, हवा ठंडी और शांतिपूर्ण थी। उसने एक बच्चे की तरह हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। अब और कुछ नहीं मांगूंगी, मैं बस इस दिल को हमेशा बनाए रखना चाहती हूँ। वह दिल जो आभारी होना जानता है, देने की हिम्मत रखता है और कभी नहीं भूलता कि वह कभी कौन था। और फिर वह मुस्कुराई, एक हल्की लेकिन गहरी मुस्कान।
क्योंकि वह जानती थी कि कुछ यात्राएं जो व्यर्थ लगती हैं वे सबसे सार्थक होती हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखे जाने, विश्वास किए जाने का बस एक पल चाहिए होता है, ताकि वे अपने जीवन के अंधेरे से बाहर निकल सकें और दूसरों के लिए रोशनी बन सकें। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी सार्थक लगी तो लाइक, शेयर या नीचे एक टिप्पणी छोड़ने में संकोच न करें। आपके द्वारा साझा किया गया हर सुझाव, हर भावना हमें भविष्य में और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरणा देगी। अगली कहानी में आपसे फिर मिलेंगे। आप सब कहाँ से हैं? आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे सबके साथ साझा करना न भूलें।